नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिका सिंह। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स। हमने लास्ट लेक्चर में क्लोनिंग वेक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर्स पढ़े थे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स, मतलब क्लोनिंग वेक्टर्स के मुख्य लक्षण। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पर वापस हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 लक्षण आपको याद होने चाहिए हमेशा। पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब प्रतिकृति करनी है आपको, डीएनए की क्लोनिंग करनी है तो आपको मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है। कैसे बनेगी कॉपीज़? रेप्लिकेशन द्वारा। और रेप्लिकेशन कैसे होगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन द्वारा। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्ट्रांग होगा तो उसमें रेप्लिकेशन भी ज़्यादा होगा। सेकेंड है सेलेक्टेबल मार्कर जीन। आप कैसे पहचान पाएंगे कि आपका जो फॉरेन डीएनए है वो ट्रांसफ़र हो पाया है कि नहीं वेक्टर में, या फिर आपकी जो वेक्टर है वो होस्ट में ट्रांसफ़र हो पाया है नहीं, तो उसके लिए आपको चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर। जैसे हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और लेगजेड जीन पढ़ा था एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस डीएनए की सीक्वेंस को काटता है उसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट्स। तो अगर रेस्ट्रिक्शन साइट्स ही नहीं है तो डीएनए काट नहीं पाएंगे, अगर काटेंगे नहीं तो फॉरेन डीएनए कैसे ऐड होगा उसके अंदर। तो इस प्रकार से हमको रेस्ट्रिक्शन साइट्स की भी आवश्यकता है। और स्मॉल साइज़ लेस देन 10 के बी लगभग हमको चाहिए, क्योंकि जितना छोटा होता है उतना ईजिली हम उसको टैकल कर सकते हैं। तो ये मुख्य लक्षण होते हैं क्लोनिंग वैक्टर्स के। विभिन्न प्रकार के क्लोनिंग वेक्टर्स हमने पढ़े थे, जिसमें पहला पढ़ा था हमने प्लाज्मिड वेक्टर, PBR322, PUC19 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज एज अ क्लोनिंग वेक्टर एंड कॉस्मिड्स। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बैक्टीरियोफेज होता है जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी क्या कार्य करता है? जीवाणु भोजी ऐसे वायरस होते हैं जो कि जीवाणु पर अटैक करते हैं या बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। दे आर बैक्टीरिया ईटर। जीवाणु भोजी 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है उग्र प्रकार का या वायरुलेंट टाइप, और दूसरा होता है अनुग्र प्रकार का या नॉन वायरुलेंट टाइप। उग्र प्रकार के जीवाणु भोजी का डीएनए जब जीवाणु में प्रवेश करता है तो वह जीवाणु कोशिका को नष्ट कर देता है, जबकि अनुग्र प्रकार का जीवाणु भोजी का डीएनए जब जीवाणु में प्रवेश करता है तो वह बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में जुड़ जाता है तथा बैक्टीरिया के साथ स्वयं को रेप्लिकेट करता रहता है। तो इसमें जीवाणु कोशिका डिग्रेड नहीं होती। जो जीवाणु भोजी जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम के हैं वे अनुग्र प्रकार के या फिर नॉन वायरुलेंट या टेम्परेट प्रकार के होते हैं, जिसका उदाहरण होता है लैम्डा फेज। लैम्डा फेज को हम एज अ क्लोनिंग व्हीकल काम में ले सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं एक डायग्राम दे रखा है लैम्डा फेज का, जिसमें ऊपर एक हेड होता है। हेड में जो येलो कलर का पार्ट है वो है इसका डीएनए। उसके नीचे होती है कॉलर। कॉलर के नीचे आप देख रहे हैं कि टेल आएगी। टेल के ऊपर एक शीट का कवरिंग है और नीचे टेल फाइबर्स है और स्पाइक्स है। जो स्पाइक्स के द्वारा यह जीवाणु कोशिका पे अटैच होता है और टेल फाइबर द्वारा अटैच होता है और स्पाइक से जुड़ जाता है। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। अब ये हम बात करेंगे जीवाणु भोजी एज अ क्लोनिंग वेक्टर। जीवाणु भोजी को यदि हम एक क्लोनिंग वेक्टर के रूप में काम में लें तो इसमें हमको एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम ये है कि आप जो जीवाणु भोजी का हेड देख रहे हैं, हेड में जो आप डीएनए देख रहे हैं, इसमें केवल 52 KB 52 KB डीएनए ही समा सकता है, एडजस्ट हो सकता है। इससे ज़्यादा साइज़ का डीएनए हुआ तो उसकी पैकेजिंग इसके हेड में नहीं होगी, क्योंकि वो आकार में छोटा होता है और उसमें इतना ही डीएनए आ सकता है। और एक्चुअल में जो जीवाणु भोजी के डीएनए की साइज़ होती है वह होती है 49 KB या 49 KB। अब आप देखिए इसका खुद का ही डीएनए 49 KB का है, तो इसमें आप कितना डीएनए ऐड कर सकते हैं? और 52 KB इसकी लिमिट है, तो सिर्फ 3 KB डीएनए आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब 3 KB आपको फॉरेन डीएनए ऐड करने के लिए बहुत बहुत कम रहेगा। आपको थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा डीएनए चाहिए होता है, कम से कम 10 KB 50 KB तो आपको डीएनए ऐड करना होता है। तो इस प्रकार से यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि 3 KB बहुत सफिशेंट नहीं है। तो क्या किया गया कि बैक्टीरियोफेज को एज अ वेक्टर काम में लेने के लिए कुछ इसमें मॉडिफिकेशन किए गए, कुछ इसमें चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस किए गए आप देखिए। जीवाणु की जैसे लैम्डा डीएनए है, लैम्डा फेज का डीएनए है, ये लीनियर फॉर्म में मिलता है नॉर्मली जब ये फेज के अंदर होता है, लेकिन बाद में ये सर्कुलर, होस्ट में आने के बाद में ये सर्कुलर फॉर्म में चला जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए बीच में जो ब्लैक कलर का पोर्शन दे रखा है, यह ऐसा इसके डीएनए का, लैम्डा डीएनए का भाग है जो कि रेप्लिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। रेप्लिकेशन हमको क्या करना है? इसकी प्रतिकृति करनी है। प्रतिकृति मतलब रेप्लिकेशन करना है। तो जो जीन रेप्लिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको हम निकाल सकते हैं ताकि उसकी साइज़ छोटी हो जाए।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो ये बीच वाला पोर्शन है विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर लैम्डा रेप्लिकेशन, उसको हटा दिया और जो पोर्शन रेप्लिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको हमने इसमें रखा। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि जो पोर्शन हटाया लगभग वो 15 KB तक का था, 15 KB पोर्शन हटा दिया बिना काम का, और फॉरेन DNA का भी जो 15 KB का एक फ्रेगमेंट है वो हमने इसकी जगह ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में ये इसकी पैकेजिंग हो जाती है लैम्डा DNA के अंदर, लैम्डा के हेड के अंदर। तो इस प्रकार से हमने स्पेस मैनेजमेंट किया, जो पोर्शन हमारे काम का नहीं था उसको हटाया, उसकी जगह हमने जो DNA हमारे काम का था उसको हमने ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से इसको हम काम में ले सकते हैं। अब ये प्लाज्मिड से कैसे अलग है, आपने प्लाज्मिड आपको याद होगा, तो प्लाज्मिड में हमको पहले प्लाज्मिड को हमने ट्रांसफ़र किया था बैक्टीरिया के अंदर, और वो बैक्टीरिया फिर उस बैक्टीरिया से यदि आपको आइसोलेट करना है प्लाज्मिड को तो फिर आपको बैक्टीरिया की सेल को डिग्रेड करके और निकालना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पैकेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जीवाणु भोजी की सबसे बेस्ट मतलब क्वालिटी क्या होती है एज ए क्लोनिंग व्हीकल, पैकेजिंग। आपका फॉरेन DNA उसके हेड में पैक हो गया, अब यहाँ से आप इसको ईजीली निकाल सकते हो या प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने जीवाणु भोजी को एज अ क्लोनिंग व्हीकल काम में लिया। अब इसकी भी कुछ प्रॉब्लम थी जीवाणु भोजी की भी, कि आप इसमें केवल 15 KB का ही फ्रेगमेंट डाल सकते हो। अगर हमको 15 KB से कुछ ज़्यादा का फ्रेगमेंट डालना है तो हम क्या करेंगे, तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, तो बनाया गया कॉस्मिड। कॉस्मिड जो शब्द आया है 2 शब्दों से मिलके बना है, कॉस प्लस प्लाज्मिड। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जिसमें जीवाणु भोजी की कॉस साइट को ऐड कर दिया गया है। जीवाणु भोजी का DNA यदि आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें कुछ कॉस साइट्स होते हैं जिनके कारण इसकी पैकेजिंग हो जाती है जीवाणु के हेड में, और ये रेप्लिकेशन में भी हेल्प करती है। तो ये कॉस साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पैकेजिंग के लिए जीवाणु भोजी की। तो यदि हमको दोनों फीचर चाहिए, मतलब प्लाज्मिड का फीचर भी चाहिए और जीवाणु भोजी की पैकेजिंग का फीचर भी चाहिए, तो हमने क्या किया, प्लाज्मिड में कॉस साइट्स ऐड कर दी, किसकी, लैम्डा फेज की। तो इस प्रकार से कॉस्मिड्स आर डिफाइंड एज प्लाज्मिड्स कंटेनिंग वन और मोर कोहेसिव साइट्स, कॉस साइट्स ऑफ बैक्टीरियोफेज लैम्डा DNA. Cosmid vectors are hybrid between plasmid and lambda phase vectors. They are not able to produce plaques like phage. अब पहली बात यह है कि प्लेक्स क्या होते हैं। प्लेक्स होते हैं जिसे अगर आपने किसी जीवाणु की कॉलोनी को, आप जानते हैं कि पेट्री प्लेट में हम जीवाणु को ग्रो कर सकते हैं, उसको यदि कोई फेज अटैक करता है तो वहाँ पे कुछ पैचेस नज़र आ जाते हैं हमको, तो उनको हम कहते हैं प्लेक्स। तो ये प्लेक्स का निर्माण नहीं करते जीवाणु भोजी की तरह, लेकिन इसमें कॉस साइट्स होती है जीवाणु भोजी की। इट इज़ नॉर्मली यूज टू क्लोन लार्ज DNA सेगमेंट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि बैक्टीरियोफेज में नहीं होता। इसमें 25 से लेकर 45 KB तक DNA की पैकेजिंग हो सकती है और उसकी क्लोनिंग भी हो सकती है। दे कैन रेप्लिकेट एज प्लाज्मिड्स इफ़ दे हैव सुटेबल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यह प्लाज्मिड की तरह रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी पैकेज्ड इन फेज प्लाज्मिड के फेज कैप्सिड विच अलाउज द फॉरेन जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द सेल बाय ट्रांसडक्शन। हम देखिए, मैंने आपको बताया था 2 चीज़ क्या है, पहली ये कि प्लाज्मिड की तरह रेप्लिकेशन कर सकते हैं, दूसरा है फेस की तरह पैकेजिंग कर सकते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं हाइब्रिड। दोनों का एक एक जो मुख्य लक्षण है वो आ गया कि रेप्लिकेशन भी हो जाए और हमारी अच्छे से पैकेजिंग भी हो जाए लार्ज DNA फ्रेगमेंट की। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि किस तरीके से कॉस्मिड बनाया जाता है। तो कॉस्मिड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जीवाणु भोजी दिखाया गया है एक साइड में। जीवाणु भोजी से आप देखिए जो डायग्राम नंबर B है, इसमें आपको 2 कोहेसिव मतलब हमने जो पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में स्टिकी एंड्स, ये बेसिकली वैसे ही होते हैं कि आपस में जैसे ही एक दूसरे के समीप आते हैं चिपकने की कोशिश करते हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर मिलता है, ये उससे चिपकने की, अटैच होने की कोशिश करते हैं। स्टिकी एंड्स होते हैं कोहेसिव एंड्स। तो ये हो गई कॉस साइट्स। इन कॉस साइट्स को जब यहाँ जोड़ा जाता है तो कॉस साइट्स के द्वारा आप समझ सकते हैं, मान लो यहाँ पे ये बीच में आपने कोई DNA डाल दिया तो ये सर्कुलर फॉर्म में बहुत इजीली आ जाती है कॉस साइट्स की वजह से। तो इस प्रकार से ये कॉस साइट्स की खासियत है। ये एक स्ट्रक्चर है कॉस्मिड वेक्टर्स का। कॉस्मिड वेक्टर मैंने बताया था प्लाज्मिड का और कॉस साइट का हाइब्रिड। तो यहाँ पे क्या है देखिए, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो हमने पढ़ा था PUC में वही है। पॉलीलिंकर में मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है, ये हमने पढ़ा था PUC में, PUC वेक्टर में ये वही है। उसके अलावा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी PUC में यही था, वही है। अब एक्स्ट्रा क्या आया, जो रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है आपको कॉस साइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 12 बेस पेयर की साइट्स होती है, कोहेसिव एंड्स होते हैं, ये इसमें ऐड कर देते हैं जो कि पैकेजिंग में सहायता करती है। अब इसकी क्लोनिंग, इसके द्वारा क्लोनिंग किस प्रकार से होती है वो हम समझेंगे। आप देखिए सबसे ऊपर दे रखा है एक
लैम्डा फेज डीएनए। लैम्डा फेज डीएनए में जो येलो कलर के पोर्शन आपको दे रखे हैं वो है इसकी कॉस साइट्स। अब आप कहेंगे इसमें दो कॉस साइट्स कैसे हैं? बेटा जब भी लैम्डा फेज का रेप्लिकेशन होता है तो वो होता है सर्कुलर फॉर्म में। तो जैसे अपन एक सर्कल घूमता रहेगा और उसका डीएनए निकलता रहेगा लीनियर फॉर्म में। अगर आप पढ़ेंगे रेप्लिकेशन ऑफ लैम्डा फेज तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि इस प्रकार से एक लाइन के फॉर्म में इसके डीएनए का निर्माण होता है। इस लाइन में बीच बीच में कॉस साइट्स होती है जहाँ से कि ये ब्रेक भी हो सकता है और वापस जुड़ भी सकता है। तो ये जो येलो कलर के पोर्शंस हैं ये कॉस साइट्स है। अब जीनोमिक डीएनए हमने लिया, जीनोमिक डीएनए को हमने क्लीवेज किया, मतलब इसको काटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, और जो कॉस साइट्स थी जीवाणु भोजी की वो हमने प्लाज्मिड में ट्रांसफ़र करके कॉस्मिड वेक्टर बना दिया। आप देखिए कॉस्मिड वेक्टर में कॉस्मिड वेक्टर को जब अब हमारे डीएनए फ्रेगमेंट जो कि ब्लू कलर के हैं इनके साथ में ये है डीएनए के फ्रेगमेंट्स और ये है हमारा कॉस्मिड वेक्टर्स। कॉस्मिड वेक्टर को जब इसके साथ मिक्स किया तो हम देख रहे हैं कॉस साइट्स के बीच में जो पोर्शन है दो कॉस साइड के बीच में यह लाइगेट हो गया, मतलब जुड़ गया। आप देखिए ये ब्लू कलर का पोर्शन आ गया, बहुत सारे ब्लू कलर के पोर्शन आ गए। इन आगे हम क्या करेंगे, एक बार हमको लीनियर फॉर्म में डीएनए मिल गया जिसमें कि हमारा फॉरेन डीएनए भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पैकेजिंग। पैकेजिंग मतलब कैसे होती है, जहाँ पे कॉस साइट है वहाँ पे ये डीएनए ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके सर्कुलर हो जाएगा, सर्कुलर होके जीवाणु भोजी के हेड में पैक हो जाएगा। आप देखिए जैसे ये दो कॉस साइट्स है, यहाँ पर एक येलो कलर का, ये येलो कलर का, ये दोनों जहाँ बीच में आपको लाइन दिख रही है जिगजैग वाली, वो लाइन वहाँ से वो कट जाएंगे और दोनों कॉस साइट्स आपस में जुड़ जाएंगी और इस प्रकार से यहाँ पे एक हेड में पैक हो जाएंगे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मल्टीपल पैकेजिंग हो गई, बहुत जितनी भी डीएनए बना है वो सब आपके हेड्स में पैक हो गया। जब इन जीवाणु भोजी को हम किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाते हैं, क्योंकि यह एक अनुग्र प्रकार का जीवाणु भोजी है, तो इसका डीएनए जीवाणु के डीएनए के साथ में मिक्स हो जाएगा और आगे यह रिकम्बिनेंट हमको जो कॉस्मेट है वो प्राप्त हो जाएगा और जीवाणु की कोशिका के साथ साथ में वह भी मल्टीप्लाई करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कॉस्मेट कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किससे, जीवाणु भोजी एज ए वेक्टर से और प्लाज्मिड एज ए वेक्टर से। तो इस प्रकार से हम मेनली तीन प्रकार के वेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, प्लाज्मिड वेक्टर्स, बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स और कॉस्मिड वेक्टर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगी कि आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को एज ए वेक्टर कैसे काम में लिया जाता है। धन्यवाद।